Hello students, I am Ankita Jain from team CLAT Prep. In today's कर लो बात session, we will study the offense against women. जो BNS में एक जगह लाकर खड़ा कर दिए थे women against offense against women, आज हम उनको एक brief में पढ़ेंगे, right? So today's topic is comprehensive guide to offense against the women. तो ये BNS में कुछ इस तरह से डाल रखे हैं ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर पहला कैटेगरी जो कैटेगराइज किया हुआ है दैट इज अंडर द रेप, राइट? एंड देयर आर सेवरल सिचुएशंस जहां जहां उस एक्ट को हम रेप मान सकते हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन वन सेशन ओनली, राइट? सेकेंड इज ऑफेंस इज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन. इसके अंदर भी हम 3-4 पढ़ेंगे किस किस सिचुएशन को, किस किस एक्ट को हम इसके अंदर लाते हैं. एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफेंस रिलेटिंग टू अ मैरिज. कौन शादी के बाद क्या क्या वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस हो सकते हैं. तो दीज 3 कैटेगरी वी विल स्टडी इन ब्रीफ. तो लेट्स स्टार्ट विथ रेप फर्स्ट. सो व्हाट इज रेप? तो रेप होता है जब कोई एक, इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम व्हेन पर्सन फोर्सेस और ट्रिक्स टू अ वुमन, ट्रिक्स टू अ वुमन. किसके लिए? अ सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट? फॉर अ सेक्सुअल एक्टिविटी. जब कोई इंसान, जब कोई मैन फोर्स करता है, कोई फिजिकल फोर्स यूज करता है या ट्रिक करता है, किसको? वुमेन को करता है. किसके लिए? फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए. जब वुमेन का कोई क्लियर और कोई विलिंग इंटेंशन नहीं होता, विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विलिंगनेस, अगर कोई इंसान फोर्स करता है या ट्रिक करता है उसको फॉर अ सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड अ रेप, राइट? तो यहाँ पे हमें रेप तो समझ में आया. क्या इसके अंदर हमें वेरियस सिचुएशंस भी दी हुई है कि कब हम एक्ट को रेप के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. तो पहली चीज है इसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी अगेंस्ट हर विल, राइट? जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, उसकी विल के अगेंस्ट में, मतलब उसको फिजिकली फोर्स किया गया, उसके रिफ्यूज करने के बाद भी उस पर सेक्सुअल अटेम्प्ट किया गया, तब हम उसको रेप की कैटेगरी के अंदर डालते हैं. सेकेंड इज विदाउट हर कंसेंट. उसने कोई कंसेंट नहीं दी, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी किसी तरीके से उसने कंसेंट नहीं दी थी, एंड समवन इज नॉट एग्रीड, वुमन इज नॉट एग्रीड, तब भी उसके साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट किया गया, तो दैट इज ऑल्सो अ रेप. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज कि 18, अगर किसी 18 साल की गर्ल के साथ, अ वुमेन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, उसके साथ अगर कंसेंट के साथ भी आपने सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, तो वहां पर उस चीज को भी हम रेप के अंदर इंक्लूड करेंगे. तो अंडर 18 ईयर ऑफ एज एनी सेक्सुअल एक्ट विद अ गर्ल बिलो 18 इज अ रेप. चाहे उसकी कंसेंट भी आपने ले रखी हो, चाहे किसी उसकी कंसेंट भी ले रखी हो, तब भी वो रेप के अंदर आएगा. Now, fourth category is under threat of force. अगर someone has forces or someone has threatened a woman और उसको प्रेशराइज करके, उसको डरा धमका के उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तब भी वो क्या माना जाएगा? तब भी वो रेप माना जाएगा, क्योंकि उसकी कंसेंट उसकी मर्जी से नहीं ली गई थी, उसकी विलिंगनेस नहीं थी. जो भी चीज हुई है वो अंडर थ्रेट हुआ है या अंडर फोर्स हुआ है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप. Now, fifth category under the influence of the drugs or alcohol. तो इसमें किसकी इन्फ्लुएंस है, किसने ले रखी हो ड्रग्स और अल्कोहल? तो यहाँ पर है इफ वुमेन इज अनकॉन्शियस एंड वुमेन इज अनसाउंड माइंड बिकॉज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, तो शी हैज कंज्यूम्ड किसी भी तरीके से, उसको ड्रग या अनकॉन्शियस या शी इज नॉट एबल टू गिव द कंसेंट, और उस टाइम पे उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेप. नेक्स्ट इज डिसेप्शन और लाइज. इसका मतलब है क्या है कि इफ शी इज ट्रिक्ड इनटू अ सेक्सुअल एक्टिविटी थ्रू फॉल्स प्रॉमिसेस, किसी ने उसके साथ फॉल्स प्रॉमिसेस किए. फॉल्स प्रॉमिसेस कैसे हो सकते हैं कि आपको वहां पे आपको जैसे बोला कि आपको यहाँ प्रमोशन मिल जाएगा, क्या मैं आपके साथ शादी कर लूंगा, तो फॉल्स प्रॉमिसेस की बिलीफ पर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हुई, तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेप. Right? Next is unable to communicate consent. If a woman is a physically disabled person or she is of unsound mind, she is not able to give consent. उस वक्त अगर उसके साथ क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तब उसको हम बोलते हैं रेप के अंडर ही उसको कैटेगराइज करेंगे. तो if she has disability that prevents her from expressing her will, that also comes under the rape.
तो दीज आर द फॉलोइंग सिचुएशंस जहां कंसेंट गलत तरीके से भी ले रखी हो या उसने कंसेंट दे भी रखी हो बट वो गर्ल 18 इयर्स से लेस है, या उसके साथ फोर्स यूज किया गया हो, या उसको फॉल्स प्रॉमिसेस दे गए हो, और इन सब सिचुएशन में उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो दैट विल कंसिडर्ड एज रेप। नहीं, इसके दो एक्सेप्शंस हैं। इन दो एक्सेप्शंस के अंदर रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो दो एक्सेप्शन कौन से हैं? पहला एक्सेप्शन है अगर उसके साथ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है इन द बट वो कैसे होती है? प्राइवेट टच, उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच किया गया है, जो रेप की डेफिनेशन में आता है। बट वो क्यों किया गया हुआ है? उसके मेडिकल प्रोसीजर की वजह से उसको उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट पे टच हुआ है, तो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। तो पहला एक्सेप्शन है मेडिकल प्रोसीजर विद द इंटेंशन कि हम वहां पे उसके बॉडी पार्ट टच इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर। सेकंड क्या होता है, जैसे आपने सुना है वही है, मैरिटल रेप इज नॉट अ रेप, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, हमारे एक्सेप्शंस में दे रखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, राइट? अपनी ही वाइफ से कर रहे हैं, तो वाइफ इज कंडीशन इंपॉर्टेंट। वाइफ 18 साल से नीचे की नहीं होनी चाहिए। द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द 18 years of age इज नॉट अ रेप, राइट? तो अगर कोई इंसान अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है तो वो रेप नहीं होता। कंडीशन क्या है? बस वाइफ 18 ईयर से नीचे की नहीं होनी चाहिए, उसकी एज 18 ईयर्स हो जानी चाहिए, तभी हम उसको रेप नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं मैरिटल रेप इज नॉट अ रेप बिकॉज इट कम्स अंडर द एक्सेप्शन ऑफ अ रेप सेक्शन, राइट? अब है हमारे पास यहाँ पे रेप रिलेटेड ऑफेंस और भी कुछ, जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशंस होती है कुछ कुछ जहां हम वो एक्चुअली रेप नहीं होता बट उसको हम रेप की डेफिनेशन के अंदर डालते हैं। तो वो क्या है? कौन कौन से और ऐसे ऑफेंसेस है जिसको हम रेप बोलते हैं? तो पहला है इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन ड्यूरिंग सेपरेशन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मैरिटल रेप इज नॉट अ रेप, राइट? अगर अपने एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की तो दैट इज नॉट अ रेप। बट ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर आकर, यहाँ बोलते हैं अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड है, दे आर सेपरेटेड ड्यू टू द जुडिशियल सेपरेशन और बाय द डिवोर्स, दे आर लिविंग सेपरेट, देन अ हस्बैंड uses force on wife or perform a sexual intercourse with the wife without her consent, that will be considered as rape. Clear? तो यहाँ पे sexual intercourse with wife without consent while living separately. नेक्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। तो यहाँ पर है इफ समवन यूजेस देयर पावर, समवन यूजेस देयर फिड्यूशरी पोजीशन and perform the sexual intercourse with the woman, that will be considered as a rape and it is a serious crime और उसमें सजा ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है if an offender uses their position or a fiduciary relationship for sex, they risk fines and harsh prison। तो जितनी सजा होती है उससे ज्यादा सजा मिलेगी if someone uses their position or the fiduciary relationship for the sex with the woman। ऐसे कौन होते हैं? तो पब्लिक सर्वेंट, एनी पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज दे हैव सम फिड्यूशरी रिलेशनशिप, दे हैव सम अथॉरिटी एंड उस अथॉरिटी को यूज करने करा उन्होंने किसके लिए? फॉर कंपेलिंग अ वुमन फॉर द सेक्स। तो यहाँ पे उस पब्लिक सर्वेंट को रेप के अंदर कंसिडर किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, मैनेजर ऑफ जेल, ये सब किसके? दीज आर द एग्जाम्पल गिवन अस इन द एक्ट, जो कहते हैं कि ये पोजीशंस जो होती हैं अगर ये यूज कर देते हैं लोग फॉर सेक्स, they compel a woman for the sex, then it is considered as a rape under the IPC or a BNS. तो नेक्स्ट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एम्प्लॉइंग और डिसीटफुल मीन्स एक्सेट्रा। इसका मतलब जो हमने अभी अपना पढ़ाई था कि अगर किसी भी वुमेन को फॉल्स प्रॉमिसेस दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल्स कि किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया, कैसे? उसको झूठे प्रॉमिस देके कि फॉलोइंग पर्सन विल मैरी यू। तो यहाँ पे मैन प्रॉमिसेस अ वुमन कि ही विल मैरी दैट वुमन एंड ही परफॉर्म अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर द मैरिज, देन दिस इज अ
रेप, that this will be considered as a rape under the section. तो यहाँ पे engaging asexual relation by a deceitful means, for example false promises of marriage और job और promotion, कि आपको job मिल जाएगी, job के लिए someone has compelled a woman to have a sexual intercourse with the person, तो that is also considered as a rape. promotion तभी मिलेगा जब आप ये sexual activity करोगे, गर्ल को woman को ये चीज बोली गई कि आपको तभी मिलेगा promotion when you perform a sexual activity or sexual intercourse with the man, तो वो that is also considered as a rape. तो अगर आपने धोखे से, झूठ बोल के, गलत प्रोमिसेस के साथ उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेप. नाउ व्हाट इज गैंग रेप? ये भी हमने बहुत बार सुना हुआ होगा. तो गैंग रेप क्या होता है? गैंग रेप होता है जब व्हेन नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर इन अ क्राइम ऑफ अ रेप, राइट? तो उसको हम बोलते हैं गैंग रेप. तो सर्कमस्टांसेस वेयर नंबर ऑफ पीपल टेक पार्ट इन द सेक्सुअल असॉल्ट ईदर एक्टिवली और पैसिवली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. एक्टिवली और पैसिवली, मतलब सपोज एक गर्ल का एक वुमेन का रेप हुआ है बाय 2 or 3 पीपल, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप. तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? वही लोग जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके साथ, या और भी लोग हो सकते हैं. तो एक्टिवली का मतलब है जो हु परफॉर्म सेक्स ऑन अ फोर्स सेक्स ऑन अ वुमेन, दैट विल बी श्योरली द पार्ट ऑफ अ गैंग रेप. बट वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जिन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, बट दे हेल्प द पर्सन टू परफॉर्म द एक्ट. तो वो लोग भी पैसिवली जो होते हैं, वो लोग भी इस ऑफेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं. Right? For example, there is an actual activity of gang rape is performing is on the woman. And someone is on the door who is watching कि कोई आ तो नहीं रहा है, वो उस चीज को हेल्प कर रहा है. The person involved in a gang rape, they are included in the offense. The person who is beside the gate, who is watching, who is helping the other person to perform the gang rape, he will be also offense. He will be also liable under this section. तो यहाँ पे actively and passively सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे को सजा मिलेगी फॉर द गैंग रेप, राइट? तो यहां पे हमारा रेप आपको समझ में आता है कि रेप क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी अभी, कैटेगरी असॉल्ट और अ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, राइट? व्हाट इज आउटरेज हर मॉडेस्टी? ऐसा क्रिमिनल, ऐसा असॉल्ट या ऐसा क्रिमिनल फोर्स वुमेन पे किया गया विद द इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. ये क्या होता है? ये होता है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका मतलब क्या है. आउटरेज हर मॉडेस्टी, व्हाट इज यू? तो ये होता है any act of assault or inappropriate touch or gesture or words, किसी भी तरीके से with the intent कि आप वुमेन की इंसल्ट कर रहे हो, उसकी डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसी कोई भी एक्ट जिससे आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं की, किसी ने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं की, बट किसी इंसान ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ इनएप्रोप्रिएट टच किया, या उसके जेस्चर ऐसे थे, या उसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से वुमेन की डिग्निटी वायलेट हो रही है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है, उसको ह्यूमिलेशन हो रही है, वो डर रही है, तब हम उसको बोलेंगे कि ऐसी एक्ट, ऐसा क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है जिसकी वजह से वुमेन की मॉडेस्टी को खतरा पहुंचा है, ठीक है? तो हम उसको बोलते हैं आउटरेजिंग अ वुमेन मॉडेस्टी. मींस असॉल्ट, इनएप्रोप्रिएट टच, जेस्चर, वर्ड्स इन इंटेंट टू इंसल्ट, ऑफेंड और वायलेट द ह्यूमन डिग्निटी. इट इंक्लूड्स सेक्सुअल हरासमेंट, डिसरोप, इनडिसेंट बिहेवियर दैट मेक्स वुमेन फील अनकंफर्टेबल, ह्यूमिलेटेड और थ्रेटन्ड, ठीक है? तो इसके अंदर हमको 4 ऐसे मेजर ऑफेंस होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. पहला है सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? अगर किसी भी इंसान ने फिजिकल कांटेक्ट किया है, अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट किया, इसका मतलब क्या है? वुमेन नहीं चाहती फिर भी किसी बंदे ने उसको अनएप्रोप्रिएट टच किया है. दूसरा, सेक्सुअल एडवांसेस या डिमांड्स फॉर फेवर, किसी ने उससे फेवर्स लिए, सेक्सुअल फेवर्स लेने की बात रखी है, या उसको कोई पोर्नोग्राफी दिखाई है, उसकी अगेंस्ट के, उसकी विल के अगेंस्ट उसको कुछ
गलत वीडियोस दिखाए गए हैं, या फिर उस पर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क बोला है, उस पर कोई कमेंट डाला है, सेक्सुअली उस पर कमेंट किया है, तो ऐसी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती है। और ये एक ऑफेंस होता है जब कोई इंसान किसी की वुमेन की मॉडेस्टी को हर्ट करता है, उसको आउटरीच करता है, और ये क्राइम माना जाता है अंडर BNS, और इसमें पनिशमेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज assault or the use of criminal force for a woman with the intent to disrobe। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा एक्ट या ऐसा कोई इंटेंशन जहां आप वुमेन को डिसरोब मतलब कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, आप उसको अगर ऐसी कोई एक्ट के लिए जबरदस्ती करते हो तो ये भी यहाँ पे उसकी मॉडेस्टी को हर्ट करने के बराबर ही होता है, और वहां आपको इसके लिए भी हार्श पनिशमेंट गिवन है। वॉयरिज्म ये क्या होता है? ये होता है when someone takes a picture of a woman, capture the picture of a woman or watch the woman। कब? जब वो कोई प्राइवेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो अगर कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है और उसकी बिना परमिशन के उसको देख रहे हैं या उसकी इमेज को कैप्चर कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है? आउटरेजिंग हर मोडेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग ये तो बहुत ही कॉमन है, राइट, जिसको हम कभी ईव टीजिंग भी बोलते हैं, कभी हम स्टॉकिंग भी बोलते हैं। क्या होता है स्टॉकिंग? फॉलोइंग और अटेम्प्टिंग रिपीटेड कॉन्टैक्ट डिस्पाइट ऑफ डिसइंटरेस्ट। इफ समवन इज फॉलोइंग यू, right, if someone is following you on the Instagram also and on the Facebook also, तो उसको क्या बोलते हैं? आप उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी कम्युनिकेशन पे भी चेक रख रहे हो, या फिर आप उसको रिपीटेड उस पे कॉन्टैक्ट, उसको फिजिकली भी उसको फॉलो कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, तो वो स्टॉकिंग के अंदर आएगा। और अगेन इस एक्ट से भी एक वुमेन की मॉडेस्टी हर्ट होती है। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं वो उस चीज से डर सकती है, थ्रेटन हो सकती है, अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी मना करने के बाद भी समवन इज फॉलोइंग और अटेम्प्टिंग रिपीटेड कॉन्टैक्ट उससे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश में, तो उसको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल या थ्रेटन हो सकती है। तो यहाँ स्टॉकिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज one of the offense under the outrage her modesty. Next is third and the last offense against the woman is offense relating to the marriage। शादी के बाद या शादी के लिए क्या किस तरीके से वुमेन के खिलाफ, वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 6 ऑफेंस है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जो मेजर 6 ऑफेंस हुए हैं अंडर BNS और यहाँ पे है। सबसे कॉमन होता है डाउरी डेथ, सबसे कॉमन है जिसपे हम बात भी करते हैं, बहुत चर्चा में भी रहता है, न्यूज़पेपर में भी रहता है। डाउरी डेथ अगर किसी भी वुमेन की कब हुई है? डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द डाउरी। और डाउरी क्या होता है? जिसको हम सब जानते हैं दहेज के लिए जब किसी की वुमेन की डेथ होती है तो दैट द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड आर लायबल फॉर द डाउरी डेथ। पर किस सर्कमस्टांसेस में हम डाउरी डेथ मानेंगे, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय द बर्न्स, या तो जल के या फिर बॉडी इंजरी, किसी भी तरीके से उसको बॉडी इंजरी हुई है, कब? अदर देन अंडर abnormal circumstances, मतलब अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना ही तो वो जली, ना ही उसको बॉडी इंजरी हुई है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट नॉर्मल, उस सिचुएशन में शी गॉट बर्न और या शी गॉट अ बॉडी इंजरी। कब? विद इन द 7 years ऑफ द मैरिज, 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अगर वुमेन जलती है या बॉडी इंजरी होती है अंडर, उसमें जब उसकी डेथ हो जाती है, कब? अंडर द अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अंडर नॉट द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तब उसको मान लिया जाता है वो डाउरी डेथ है। बट सब्जेक्ट एक कंडीशन और है इसमें, that she was subject to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for in connection with the demand of dowry, such death shall be considered as dowry death। तो यहाँ पर
अगर मरने से पहले उसके साथ किसी भी तरीके से क्रुएलिटी परफॉर्म हुई है रिलेटेड टू व्हाट, द डिमांड ऑफ डाउरी बाय द हस्बैंड और बाय द रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड, ठीक है। और उसकी सिचुएशन मरी कैसे, वो मरी है विद इन द 7 years ऑफ मैरिज बाय द बर्न या फिर बॉडी इंजरी अंडर द abnormal circumstances, not in the normal circumstances, तब ऐसी डेथ को डाउरी डेथ कंसिडर कर लिया जाता है और हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड डीम टू हैव कॉज हर डेथ, और वहां पे उनको डाउरी डेथ के लिए पनिशमेंट दी जाती है। किनको, हस्बैंड को या फिर रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड हु इज अंडर द सस्पिशन। नेक्स्ट इज cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of a lawful marriage। इसका मतलब अगर ऐसा कोई भी इंसान जो धोखे से वुमेन को ये विश्वास दिलाता है कि who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him, ये विश्वास दिलाता है कि the person is getting married with a woman, right, but in reality they are not getting married। तो मतलब क्या, धोखे से उसको ये धोखा दिलाया, उसको ये धोखे से विश्वास दिलाया है कि they are now lawfully married, but the truth is they are not lawfully married। और इस विश्वास के साथ वुमेन के साथ वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हुआ है या फिर उसके साथ कोहैबिट हुआ है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे ये ऑफेंस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो भी चीज हुई है वो गर्ल के दिमाग से तो वो क्या था, शी इज मैरिड, बट रियलिटी में शी वॉज नॉट मैरिड, तो ऐसे इंसान को पनिशमेंट दिया जाता है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और अ वाइफ, ये अगेन हम हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं कि ऐसी मैरिज वॉइड होती है जब ऑलरेडी आपका कोई स्पाउस प्रेजेंट है, एग्जिस्ट में है, इंसान ऑलरेडी किसी का हस्बैंड है या किसी की वाइफ है, राइट, तो वो सेकंड मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकता, वो सेकंड मैरिज वॉइड मानी जाएगी और ऐसा इंसान जो भी करता हुआ पकड़ा गया दैट विल बी क्रिमिनली लायबल फॉर द एक्ट। तो such marriage is void because of its taking place during the life of such husband and wife। तो this section applies to both husband हो या wife हो, दोनों के लिए अप्लाई होता है। एंड वुमेन के अगेंस्ट में भी हो गया कि अगर किसी इंसान ने वुमेन से शादी की डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ही इज ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स एंड ही इज लीगली husband of someone else, then the person can, then such marriage is void, then such second marriage is void and the person is liable for the crime also। Next is marriage ceremony fraudulently go through without lawful marriage। इसका मतलब that is something similar to जो previous one। इसमें क्या है, however dishonestly with the fraudulent intention goes through a ceremony of being married। तो यहाँ पे ceremony perform हुई है, पूरा शादी का setup वेटअप सब लगा है, पूरी ceremony perform हुई है शादी की, but ये knowing that he is not thereby going lawfully married, और ये बात उसको पता है कि वो lawfully married नहीं होगा after performing the ceremony also, then also he performed the ceremonies with the intention that he will use that woman as a wife, और वहां पर वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, तो वहां पे this will again considered as a crime under the section against the woman। Now next is enticing or taking away or detaining a criminal intent of marriage woman, या kidnapping, adopting और inducing a woman to compel her marriage etc। तो दोनों ही एक चीज कहते हैं। यहाँ पर अगर या तो अपनी कोई मैरिड वुमेन को डिटेन किया हुआ है, क्यों, कि उसके साथ गलत काम करने के लिए, तो वो भी पनिशेबल है, या फिर आपने कोई वुमेन को किडनैप किया है और उसको फोर्स किया है शादी के लिए और फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन दिस इज ऑल्सो क्राइम, राइट। तो इसमें क्या, अगर या तो आप मैरिड वुमेन को भी डिटेन कर रहे हो या आपने या तो आपने किसी भी वुमेन को डिटेन किया है, किडनैप किया है, उसको फोर्स किया है टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन, देन इट इज ऑल्सो अ क्राइम। Next is husband or a relative of a husband of a woman subject to cruelty।
क्रुएलिटी क्या होता है, ये भी हमारा बहुत कॉमन चीज है। बहुत कोर्स, अगर फैमिली कोर्ट्स के आप केसेस सुनते आए तो देयर आर इन नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट क्रुएलिटी। व्हाई, व्हाट इज क्रुएलिटी? तो क्रुएलिटी होता है इंटेंशनल हार्म होता है। किसकी, क्या करता है? इंटेंशनल हार्म मे फोर्स अ वुमन टू सुसाइड और कॉज सीरियस फिजिकल इंजरी और मेंटल इंजरी टू हर्स। तो ऐसी चीज किसी ने की है जो इंटेंशनल हार्म है, या तो वुमेन को मजबूर कर रहा है सुसाइड करने के लिए, या उसको सीरियसली कोई फिजिकल या मेंटल हार्म पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है इंक्लूडिंग द हैरेसमेंट ऑफ डाउरी और अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। किसी भी चीज के लिए, या तो आप उससे डाउरी के लिए उसको मजबूर कर रहे हो, डाउरी मांग के उसको बार बार हरास कर रहे हो, उसको बार बार बोल रहे हो और उसकी वजह से वो मेंटल हार्म उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, या वो कुछ सुसाइड का स्टेप उठा लेती है, तो यहाँ पर उसको हम क्रुएलिटी में मानेंगे। और जिसने भी उसके साथ ये उसको के साथ किया है, दैट पर्सन इज सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी, और उसको बहुत हार्श पनिशमेंट दिए जाते हैं अंडर दिस सेक्शन। तो cruelty is an means an intentional harm that may force a woman to a suicide or cause serious physical or a mental harm, including harassment for the dowry or a valuable property. So that is the offense against the woman, a married woman, right? So this is all for the क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन। चाहे वो रेप की बात की जा रही हो, चाहे वो हम बात करें उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की, चाहे हम उसकी बात करें आफ्टर द मैरिज और ऑन द मैरिज, किसी भी तरीके से वुमेन के साथ गलत हुआ है, इस सारे की सारी चीजों को एक साथ कंपाइल किया है बीएनएस ने एक ही जगह, और यही आज मैंने आपको सारे सेक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव करके आपको बताया है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा इन टुडेज सेशन ऑफ कर लो बात। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अ नेक्स्ट सेशन ऑफ कर लो बात।